हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट क्लासेस। आज अपनी इस लेक्चर में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से हर साल हमें अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमने इस लेक्चर में सबसे बेसिक से एडवांस में चीज़ों को कवर किया है। हमने कुछ चीज़ एनसीईआरटी की यहाँ पे ली हैं और कुछ चीज़ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ में हमने ये चीज़ भी इंश्योर की है कि हम उस चीज़ को पढ़ें जिसमें से पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर एस्पिरेंट्स के साथ चीज़ों को शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। साथ ही साथ में टेलीग्राम पे आपको इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स, इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस और साथ ही साथ कई सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये चैप्टर इस लेक्चर को देखने के बाद आपके 99.9% डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर में जितना पढ़ना है आपको वो ये लेक्चर आपके लिए इनफ है। मतलब अवर इन्वायरमेंट को अगर आपको पढ़ना है तो ये लेक्चर मोर देन इनफ है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर अवर इन्वायरमेंट को। सबसे पहले अवर इन्वायरमेंट चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, या हम किस तरीके से इन्वायरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, यानी एक इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर इन्वायरमेंट के एक बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए, यानी हमें अगर बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन की बात करें कि हम कैसे एक इन्वायरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट को डिफाइन करने का सबसे अच्छा तरीका कि इन्वायरमेंट है क्या। अगर हम इन्वायरमेंट को देखें तो इन्वायरमेंट में हमें दो चीज देखने को मिलती है, यानी एक हमें इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है लिविंग बींग्स या लिविंग थिंग, और एक हमें देखने को मिलता है नॉन लिविंग थिंग, दैट इज नॉन लिविंग थिंग। या एक हम डेफिनेशन इन्वायरमेंट की ये भी कह सकते हैं कि इसमें हम अगर हम देखें तो इसमें हमें लिविंग बींग देखने को मिलेंगे, लिविंग बींग देखने को मिलेंगे, और कुछ कंडीशंस देखने को मिलेंगी एंड कंडीशंस देखने को मिलेंगी अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है, सपोज करो दैट इज लिविंग बींग, सपोज करो ये एक ह्यूमन बींग है, एक ये ह्यूमन बींग है, इस ये क्या है, एक तरह का लिविंग बींग है, ठीक है। इसके आसपास जो एयर प्रेजेंट है, इसके आसपास जो एयर प्रेजेंट है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इन्वायरमेंट को हम कहेंगे कि इसमें लिविंग बींग और उसके आसपास की कंडीशन, जैसे कि एयर हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, वो सब चीज हमें क्या पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगी। तो इन्वायरमेंट एक तरीके का हम ये कह सकते हैं एक सम होता है, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स which include लिविंग बींग, जिसमें हम लिविंग बींग को ही मानते हैं, लिविंग बींग एंड द कंडीशन अराउंड द लिविंग बींग, कंडीशन अराउंड लिविंग बींग। और कंडीशन किसके आसपास? लिविंग बींग के आसपास की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज इन्वायरमेंट हम कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हमें देखने को मिली किस चीज की? इन्वायरमेंट की। अगर हम इन्वायरमेंट को देखें तो हमें इन्वायरमेंट में एक चीज को समझना पड़ेगा कि अगर हम इन्वायरमेंट को देखते हैं तो हमें इसमें दो चीज देखने को मिलती हैं। एक क्या है? दैट इज एक है हमारा बायोटिक फैक्टर, और दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है दैट इज ए बायोटिक फैक्टर। अब ये बायोटिक क्या है और ए बायोटिक क्या है? देखिए, बायोटिक का मतलब होता है जितने भी लिविंग बींग प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग थिंग जो प्रेजेंट है, लिविंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फंगाई हो गया, फंगाई, ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। ये सब हमें कहां देखने को मिलेंगे? ये सब हमें बायोटिक फैक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बायोटिक फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर का मतलब होता है जितने भी लिविंग थिंग आसपास प्रेजेंट है उन्हें हम बायोटिक फैक्टर यहां पर बोलते हैं।
अब हम बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर की। अगर एबायोटिक फैक्टर की बात की जाती है तो इसमें आते हैं हमारे सारे नॉन लिविंग थिंग। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे? ये सब हमारे इंक्लूड होंगे किसके अंदर? हमारे एबायोटिक फैक्टर के अंदर, क्योंकि इसमें सारे नॉन लिविंग थिंग आते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने एक इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा कि इन्वायरमेंट होता क्या है। एक सिंपल सी हमने डेफिनेशन यहाँ पे जानने की कोशिश करी कि इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने ये जाना कि इन्वायरमेंट के बाद इन्वायरमेंट के दो दो चीजें इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं। एक है हमारा बायोटिक फैक्टर और एक है हमारा एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर वो फैक्टर होते हैं, यानी लिविंग थिंग को हम बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, और एबायोटिक को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नॉन लिविंग थिंग। फॉर एग्जांपल एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर हमें सॉइल जो देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। तो अब हमसे कोई इन्वायरमेंट पूछ लेता है या इन्वायरमेंट के कंपोनेंट पूछ लेता है, दैट इज कंपोनेंट, तो हमें अपना आंसर पता चलेगा कि इसमें दो कंपोनेंट इसके होते हैं, एक बायोटिक होता है और एक एबायोटिक होता है। बायोटिक में हमारे सारे लिविंग बींग्स आते हैं या लिविंग थिंग आती हैं, और एबायोटिक में हमारे सारे नॉन लिविंग थिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ टर्म को डिस्कस करते हैं, कुछ टर्म जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जाननी है, जो हमें आगे जो हमारे टॉपिक आएंगे, जैसे फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, उसमें वे टर्म समझने बहुत मदद करेंगी। पहला हमें टर्म समझना है प्रोड्यूसर, कि प्रोड्यूसर होते क्या हैं, या हम किस तरीके से प्रोड्यूसर को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, नाम से ही अगर देखा जाए तो नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूसर का मतलब है कि कुछ चीज को प्रोड्यूस करना, राइट। इससे कुछ चीज क्या करी जा रही है? प्रोड्यूस करी जा रही है। बिल्कुल सही बात है। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं किसको? फूड को। जो प्रोड्यूस करते हैं फूड को, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कोई एग्जाम्पल इसका बता सकता है? तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूं प्लांट। एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा सकता है एक बैक्टीरिया आता है जिसे सियानो बैक्टीरिया बोलते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट हो गया या सियानो बैक्टीरिया हो गया। तो ये अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड खुद, और जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करे उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज हम उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखने की कोशिश करी, जैसे कि सियानो बैक्टीरिया हो गया या प्लांट्स हो गया। अब एक चीज हमने और पढ़ी है, हमने लाइफ प्रोसेस में भी चीज को जाना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो प्रोड्यूसर पर फीड करते हैं, राइट। जो प्रोड्यूसर पर क्या करते हैं? फीड करते हैं, यानी इन्हें खाते हैं, पर फीड किया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, या जो प्रोड्यूसर को खाएं, दोज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्रोड्यूसर्स, दैट ईट्स प्रोड्यूसर और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, या तो वो प्रोड्यूसर को खाता है या वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कंज्यूमर बोलते हैं। यानी ये चीजों को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर। क्या इसका कोई एग्जाम्पल दिया जा सकता है कंज्यूमर का? देखिए, कंज्यूमर के हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे लॉयन हो गया, जैसे ह्यूमन हो गया, एक्सेट्रा। ये सब चीजें हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो हमने दो चीज पढ़ी, एक था प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है फूड को, एक था हमारा कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है फूड को। बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज हमने यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम फूड चेन बोलते हैं, दैट इज फूड चेन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड चेन, की फूड चेन का मतलब होता क्या है। देखिए, फूड चेन का क्या मतलब है, हम एक डायग्राम से इसे समझेंगे। देखिए, होता क्या है, आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे एक प्लांट दे रखा है। ये हमारा एक प्लांट है। इस प्लांट को किसने खाया? इस प्लांट को ग्रासहोपर ने खाया। इस ग्रासहोपर ने खा लिया। कुछ समय बाद इस ग्रासहोपर को किसने खा लिया? इस बर्ड ने खा लिया। इस बर्ड को फिर किसने खाया? इस बर्ड को स्नेक ने जाके खा लिया। और इस स्नेक को किसने खा लिया? फिर आगे जाके आउल ने से जाके आगे खा लिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरी जो ये चेन थी, ये प्लांट से स्टार्ट हुई। प्लांट को किसने खाया? आगे जाके ग्रास होपर ने। प्लांट को ग्रास होपर ने खा लिया।
और इस ग्रास ऊपर को किसने खा लिया? बर्ड ने। इस बर्ड को किसने खा लिया? इस बर्ड को खा लिया हमारे स्नेक ने, और इस स्नेक को खा लिया किसने? दैट इज द, इसे खा लिया आउल ने। अब आप मुझे इस डायग्राम को देख के एक बात बताइए, हमें सबसे पहले अगर चीज जाने, इसमें जो ये हमारा प्लांट है, राइट, ये जो हमारा प्लांट है, क्या ये कहा जा सकता है एक तरीके का प्रोड्यूसर है? क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्लांट हमारा क्या माना जाएगा? प्रोड्यूसर माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये ग्रासहोपर क्या कर रहा है? ये ग्रासहोपर इस प्लांट को खा रहा है, तो हम इसे कहेंगे ये कंज्यूमर माना जाएगा, ये कंज्यूमर है। ठीक है, अब हम आगे देखें तो ये बर्ड क्या कर रहा है? ये बर्ड इस ग्रासहोपर को खा रहा है, तो ये बर्ड भी क्या है? ये भी एक तरीके का कंज्यूमर है। ठीक है, इस स्नेक का क्या काम है? स्नेक इस बर्ड को खा रहा है, तो ये स्नेक भी क्या है? एक तरीके का कंज्यूमर है। और ये हमारा आउल भी क्या है? ये भी एक तरीके का हमारा कंज्यूमर है। तो इस पूरी फूड चेन में हमें एक तो प्रोड्यूसर दिखा और ये सारे कंज्यूमर दिखे। ये प्लांट प्रोड्यूसर क्यों था? क्योंकि ये एनर्जी को अपने आप से प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रासहोपर कंज्यूमर क्यों है? कि ये अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब एक से ज्यादा कंज्यूमर हमारे एक फूड चेन में हो जाते हैं, तो हम उन्हें एक नाम दे देते हैं। जैसे घर में अगर कई सारे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें नाम देते हैं, राइट। ऐसे ही इस केस में हम नाम देते हैं, जैसे ग्रासहोपर को ये माना जाएगा हमारा फर्स्ट कंज्यूमर, ऐसे हमारा बर्ड है ये माना जाएगा हमारा सेकंड कंज्यूमर, ऐसे हमारा स्नेक है ये माना जाएगा हमारा थर्ड कंज्यूमर, और ये हमारा आउल है ये माना जाएगा हमारा फोर्थ कंज्यूमर। तो हमें इस पूरे केस में 4 कंज्यूमर देखने को मिले और एक हमें प्रोड्यूसर देखने को मिला। यही होता हमारा क्या? दैट इज फूड चेन। तो अगर एक फूड चेन की बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो फूड चेन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? फूड चेन को लिखेंगे हम दैट इज लीनियर सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, लीनियर सीरीज ऑफ organism which represent which represent where one organism where one organism is eaten by the other, that is एक organism को दूसरा organism खा रहा है, is eaten by other। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट को कौन खा रहा है, आगे जाके ग्रासहोपर खा रहा है, फिर ग्रासहोपर को कौन खा रहा है, आगे जाके हमने देखा कि आगे जाके ग्रासहोपर को बर्ड खा रहा है, फिर बर्ड को आगे स्नेक खा रहा है और स्नेक को आगे आउल खा रहा है। ये चीज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। फूड चेन की हमने डेफिनेशन भी देखी है कि लीनियर सीरीज होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है? खा लेता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म जाके फीड करता है यानी खाता है। ठीक है, हमने यहां तक की भी चीज अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी। अब देखिए होता क्या है, हमें एक चीज यहां पर समझनी पड़ेगी कि हमारी फूड चेन में कुछ रूल होते हैं, कुछ रूल्स हमें फूड चेन में पढ़ने होते हैं। और जनरली 10th क्लास में हम 2 रूल को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी 2 रूल हमें पढ़ने होते हैं। पहला क्या है? पहला ये होता है कि हमेशा फूड चेन यूनिडायरेक्शनल होगी। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या है कहने का? देखिए मतलब ये है कहने का, अगर आप इस डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम में हम ये कह सकते हैं कि हमेशा ग्रासहोपर क्या होगा? प्लांट को खाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्लांट ने ग्रासहोपर को खा लिया, ये नामुमकिन है। ऐसा ही ये ग्रासहोपर बर्ड के द्वारा खा लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये ग्रासहोपर इस बर्ड को खा ले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही ये जो स्नेक है ये हमेशा बर्ड को खाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये वाला बर्ड इस स्नेक को खा ले। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो फूड चेन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी वन डायरेक्शन में ही चलती है। एक डायरेक्शन में ही फूड चेन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक लो हमें और यहाँ पे एक पढ़नी है, एक चीज हमें और यहाँ पर पढ़नी है जो बहुत पॉपुलर है, बहुत बार जिससे क्वेश्चन आए हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज 10% लॉ। 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या है? देखिए एक पर्सन थे जिनका नाम था दैट इज रेमंड लिंडेमैन। इन पर्सन ने ये 1942 में एक रूल दिया दैट इज 10% लॉ। भी 10% लॉ है क्या? 10% लॉ में ये बात बोली गई कि ओनली 10% एनर्जी यानी 10% ऑफ एनर्जी 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर
फ्रॉम फ्रॉम वन वन ऑर्गेनिज्म वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इन फूड चेन, इन फूड चेन। मतलब क्या है इसका, देखिए मतलब इसका ये है कि अगर आप इस प्लांट को देखोगे, मैं अगर इस पेन का कलर चेंज करूं तो देखिए, अगर आप इस प्लांट को देखो तो इस प्लांट से जो एनर्जी ग्रास ऊपर में जाएगी वो ओनली 10% जाएगी, 90% एनर्जी वेस्ट होगी, बस 10% आगे एनर्जी आगे जाएगी। फिर इस 10% की 10% एनर्जी इस बर्ड में जाएगी। मतलब जब भी फूड चेन होती है तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बस 10% एनर्जी ही आगे जाती है, ये बात को यहां पर बोला गया है। दैट्स वाई इस रूल को नाम दिया गया है 10% लॉ। दैट इज 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर हो सकती है एक पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ। यही बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर समझी। अब देखिए होता क्या है, पहली बात है कि फूड चेन क्या होता है, हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, अब दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा ये होता है क्योंकि 10% ही एनर्जी आगे ट्रांसफर हो सकती है, 90% एनर्जी जो है यहाँ पर वेस्ट हो रही है। तो इसमें एक बात और यहाँ पे कही जाती है कि जो फूड चेन है, फूड चेन है वो 3 से 4 स्टेप तक ही रहती है बस। क्यों? क्योंकि 10% ही एनर्जी आगे जा रही है और ये 10% एनर्जी लगातार कम होती जा रही है। इसी वजह से 3 से 4 स्टेप तक ही हमें फूड चेन हमें देखने को मिलती है। इससे ज्यादा स्टेप की हमें फूड चेन देखने को नहीं मिलती क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है कि हम उसे आगे भेज सकें। तो हमने, अगर हम अभी तक अपना रिवाइज करें, हमने क्या पढ़ा, फूड चेन पढ़ा, हमने एक फूड चेन का एग्जाम्पल लिया और हमने फूड चेन के दो एस्पेक्ट को जाना कि पहली बात ये यूनि डायरेक्शनल होता है और सेकंड बात ये 3 से 4 स्टेप तक ही हमें देखने को मिलती है। फिर हमने एक रूल को पढ़ा जिसे हमने 10% लॉ कहा, जिसे हमने रेमंड लिंडेमन का ये रूल था, 1942 में ये रूल को दिया गया था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं आगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं जिसे हम बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब। अब ये फूड वेब क्या है, देखिए हमने फूड चेन को पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है। ठीक है, अब लेकिन फूड वेब क्या होता है, फूड वेब का मतलब होता है कि 2 से 3 फूड चेन, 2 से 3 फूड चेन आपस में मिल जाए, यानी आपस में इंटीग्रेट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे इस वाली फूड चेन को अगर आप देखो तो इस फूड चेन में हमें क्या दिख रहा है, ये हमारी ग्रास है, राइट, ये हमारी ग्रास है। अब इस ग्रास को रैबिट भी खा सकता है और अब इस ग्रास को ग्रास ऊपर भी खा सकता है। ठीक है, अब इस ये वाला जो ये हमारा रैबिट है, ये जो रैबिट है, इस रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है या इस रैबिट को हमारा हॉक भी खा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फूड चेन आपस में मिल रही है, राइट, कि ये वाली फूड चेन दो जगह जाके मिल गई, या तो इसे फॉक्स खा लेगा या इसे हॉक खा लेगा। ऐसे ही यहाँ पे जो ग्रास हॉपर है या तो इसे आगे जाके बर्ड खा लेगा या फिर आगे जाके इसे फ्रॉग खा लेगा। तो ये सारी फूड चेन आपस में जाके मिल चुकी हैं और जब कई सारी फूड चेन आपस में जाके मिल जाएं तो हम उसे फूड वेब कहते हैं और वही बात यहाँ पे हमें बताई गई है। ठीक है, तो हमने अभी तक अपनी क्लास में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फूड चेन क्या है, फूड चेन के बाद हमने क्या डिस्कस करा, फूड चेन के बाद हमने डिस्कस करा कि फूड वेब क्या है, और फूड वेब में हमने ये जाना कि जब कई सारी फूड चेन एक साथ आके मिल जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं। और हमने यहाँ पे उसका क्या देखी, एक हमने इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी लिया और एग्जांपल से हमने चीज़ों को समझने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हमें एक टॉपिक और समझना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, वो है दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन। अब ये बायोमैग्निफिकेशन क्या है, देखिए बायोमैग्निफिकेशन के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज ये ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है ए, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेता हूँ, जैसे ये है ग्रास। ग्रास को आगे किसने खाया था, जाके ग्रास होपर ने खाया था, ग्रास होपर ने। और इस ग्रास होपर को किसने खाया था आगे जाके, इसे हम दैट इज हमें
इसको किसने खाया था? दैट इज बर्ड ने खाया था, ठीक है। और इस बर्ड को किसने खाया था? आगे जाके स्नेक ने खाया था, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सपोज करो हम यहाँ पे ले लें कि इस ग्रास के ऊपर, ये जो हमारी ग्रास है, इस ग्रास के ऊपर कोई पेस्टिसाइड डाला गया, इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड डाला गया इस ग्रास की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, या इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इस पेस्टिसाइड को इस ग्रास में डाला गया और इस ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास होपर ने खा लिया, ठीक है। अब ग्रास होपर ने जब इस ग्रास को खाया, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पेस्टिसाइड है वो इस ग्रास होपर के अंदर आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और ये बात हमेशा याद रखना कि पेस्टिसाइड कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकती, ये भी बात है, तभी ये जाके एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रही है। अब इस ग्रासहोपर को कौन खाएगा? बर्ड खाएगा, तो ये कहा जा सकता है ये पेस्टिसाइड इस बर्ड में आ गई जाके, ठीक है। और अब ये बर्ड किसके द्वारा खाई जाएगी? ये स्नेक के द्वारा खाई जाएगी, तो ये स्नेक के अंदर ये पेस्टिसाइड आ गई, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये पेस्टिसाइड एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में लगातार जाए जा रही है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड क्या एक तरीके का टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन increase as we move from one organism to other। जैसे जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पेस्टिसाइड है उसका लेवल बढ़ रहा है। पहले ये ग्रास में थी, अब ये ग्रास ऊपर में आ गई। सपोज करो इस ग्रास को 10 ग्रास ऊपर ने खाया, ये ग्रास ऊपर है, ये एक ग्रास ऊपर है, और इन तीनों ग्रास ऊपर को इस बर्ड ने खा लिया, तो ये पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन बर्ड में ज्यादा हो गई क्योंकि इसने 3 ग्रासहोपर को खाया है। तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाती है जब हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएं। तो हम इसमें एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, तो एग्जांपल में हम इस एग्जांपल में हम डीडीटी के एग्जांपल ले सकते हैं। डीडीटी क्या है? एक तरीके की पेस्टिसाइड होती है, और अगर हम ये इंसेक्टिसाइड होती है एक तरीके की, यानी इंसेक्ट को ये मारती है। और अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें डीडीटी की, तो हम इसे बोलते हैं दैट इज डाइफिनाइल फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ये एक तरीके की डीडीटी होती है और ये एक तरीके की इंसेक्टिसाइड है, और इसका लेवल आजकल बहुत ज्यादा देखा जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर भी, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसे प्लांट्स में डाला जाता है, और उन्हीं प्लांट्स को हम ह्यूमन बींग कैसे ना कैसे करके खा लेते हैं। तो हमारे अंदर इसका लेवल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी डीडीटी का, जो एक तरीके की इंसेक्टिसाइड है। तो हमने अपने इसमें बायोमैग्निफिकेशन के बारे में भी समझा कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, और हम बायोमैग्निफिकेशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम और आगे चलते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। यानी ओजोन है क्या? ओजोन लेयर। देखिए अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो ये हमारी अर्थ है इस तरीके से। मैं एक बहुत सिंपल डायग्राम बनाऊं, ये हमारा अर्थ है, इट इज अर्थ। अर्थ के आसपास हमें क्या देखने को मिलता है? अर्थ के आसपास हमें यहाँ पर दैट इज द एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है, हमारा एटमॉस्फेयर है। यानी ये जो येलो येलो से हम ड्रॉ यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। दैट इज कि हमें अपना देखने को मिलता है ये वाला, ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर के बाहर हमें क्या देखने को मिलता है? देखिए एटमॉस्फेयर के बाहर हमें कई सारी लेयर देखने को मिलती है, और एक लेयर इसमें से हमारी होती है, दैट इज एक लेयर हमारी इसमें से होती है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर मैं स्ट्रेटोस्फेयर को यहाँ पे थोड़ा सा, हम यहाँ पे अगर बड़ा बनाए स्ट्रेटोस्फेयर को, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मिनट, स्ट्रेटोस्फेयर को हमें यहाँ पे थोड़ा सा जो है बड़ा बनाना पड़ेगा। ये हमारी अर्थ है, और ये वाली लेयर हमारी क्या है? दैट इज आउटर लेयर, ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर हमें देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं ओजोन लेयर। इसी के अंदर हमें एक लेयर देखने को मिलती है, दैट इज इस तरीके की लेयर,
और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, यानी हमारी क्या है, ओजोन। ठीक है, अब बात ये आती है ओजोन है क्या। देखिए, अगर हम अपना सन को देखें, सपोज करो, जस्ट अ मिनट, हम तो अगर हम अपने सन को देखें, अगर ये हमारा यहाँ पर सन है, ये रहा हमारा सन। अब जब सनलाइट हमारे धरती पर आती है, हमारी सनलाइट इस तरीके से हमारी जब अर्थ पर आती है इस तरीके से, तो हमारी सनलाइट के अंदर एक तो प्रेजेंट होती है यूवी रेज, और ये यूवी रेज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है जो अर्थ पर लिविंग बींग्स रहते हैं, लिविंग बींग्स। तो इस यूवी रे को हटाने के लिए होता क्या है, ओजोन लेयर क्या करती है, इस यूवी रे को, जो ये यूवी रे यहां से आ रही है, इस यूवी रे को यहां से वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। किसका काम था ये काम था ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर का। ठीक है, तो हमने ये जाना ओजोन लेयर का काम क्या है। ओजोन लेयर का काम है प्रोटेक्ट करना लिविंग बींग को, किससे, यूवी रेडिएशन से। ठीक है, अगर आप ओजोन लेयर का फॉर्मूला पढ़ोगे तो ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3, दैट इज O3। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो ओजोन लेयर बनती कैसे है, यानी इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए, फॉर्मेशन के लिए सबसे सिंपल है, देखिए होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे सपोज करो हमें ओजोन बनानी है, राइट। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो हमारी सनलाइट है, जो हमारी सनलाइट है उसके अंदर जो यूवी रेज होती हैं, वो एक ऑक्सीजन पर पड़ती हैं, जाके ऑक्सीजन पर पड़ती हैं, और ऑक्सीजन को दो भागों में तोड़ देते हैं, दैट इज O एंड O। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, ये वाला जो O है, ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ मिलके एक लेयर बना लेती है जिसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, सनलाइट ऑक्सीजन पर पड़ी और दो भागों में तोड़ दिया, दो पार्टिकल में ऑक्सीजन को तोड़ दिया। ये ऑक्सीजन दोबारा पर्टिकुलरली ऑक्सीजन के एक पार्टिकल से मिली जाके, या ऑक्सीजन से मिली, और इसने क्या बना लिया यहाँ पर, ये हमारा ओजोन यहाँ पर बना लिया। ठीक है, और यही पूरी चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है। अगर हम यहाँ पे भी चीजों को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट क्या पड़ी, ऑक्सीजन के पार्टिकल पड़ी और इसे दो भागों में तोड़ दिया, एक ये रही और एक ये रही। दूसरा क्या है, अब ये वाला एक ऑक्सीजन, ये वाला एक ऑक्सीजन दोबारा O2 से मिला, O2 से मिला, कंबाइन हुआ, और यहाँ पे इसने क्या बना लिया, ओजोन बना लिया। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी ओजोन की फॉर्मेशन होती है, यानी ये होता है हमारा कि हम ओजोन को किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हमने इतनी चीज भी समझी। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमारे लिए ओजोन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये यूवी रेज को यहां से भगा रही है, तो लेकिन आजकल हमें एक नई चीज जो है सुनने को मिल रही है, हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ओजोन में छेद हो गया, राइट, कि ओजोन में होल हो चुका। तो ऐसा क्यों हुआ, जो हमारी ओजोन लेयर थी, जो हमारी यहाँ पे ओजोन जो हमें लेयर देखने को मिली, वो डिप्लीट कैसे हो गई, यानी उसमें होल कैसे हो गया, क्या रीजन रहा, किस वजह से होल हुआ। देखिए, कई सारे रीजन हमें देखने को मिलते हैं। पहला रीजन है हमारा, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, एक तरीके की गैस होती है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में डाली जाती है। और होता क्या है, ये गैस किस तरीके से काम करती है, देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। हमारे रेफ्रिजरेटर से निकल के सीधी एटमॉस्फेयर में गई। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट था, एटमॉस्फेयर में हमें एक तो सनलाइट देखने को मिलती है। अब ये सनलाइट क्या करेगी, देखिए देखिए सनलाइट क्या करेगी, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर काम करके इसमें से क्लोरीन को रिलीज कर देगी, इसमें से क्लोरीन को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। ठीक है, अब ये क्लोरीन क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। अब होगा क्या, देखिए बहुत सिंपल स्टेप है, यहां से आगे जाके क्या होगा, ये जो क्लोरीन यहां से रिलीज हुआ है, ये आगे जाके ओजोन से मिलेगा, यानी ओजोन प्लस क्लोरीन मिलेंगे, और इसी वजह से यहाँ से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो जाएगी, ओजोन क्या हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। तो हमने ये जाना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलती है, और जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस मानी जाती है, ये उस समय मानी जाती थी, पहले ये गैस को बहुत इंपॉर्टेंट गैस माना जाता था, ये एटमॉस्फेयर में जाती थी, सनलाइट की मदद से इसमें से क्लोरीन रिलीज होता था, वो क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट होता था, और उससे क्या होता था, ओजोन लेयर, ओजोन की जो लेयर है वो डिप्लीट हमारी हो जाती थी। ठीक है, ये स्टेप हमने यहाँ पर समझने की कोशिश
है, ठीक है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट गैस है जो डिप्लीट करती है वो है हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। दूसरी जो हमें देखने को मिलती है वो है दैट इज मिथाइल मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड हमें जो देखने को मिलती है वो है हमारा हेलोन्स। तो ये कुछ गैसेज हैं या ये कुछ गैसेज हैं जो डिप्लीट करती हैं किसको, ओजोन को। ये चीज हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है कि ओजोन को डिप्लीट करने वाली कुछ गैसेज होती हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरो गैस हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया या हेलोन्स हो गए। ये सब क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ओजोन अगर यूवी रेज सरफेस पर आ जाए, अगर हमारी जो यूवी रेज है उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि ओजोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूवी रेज ये सरफेस पर नहीं लाने देगा। तो यूवी रेज के क्या क्या इफेक्ट हैं, क्यों इतनी हार्मफुल ये गैस यूवी रेज मानी जाती है। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली बात, यानी सबसे पहली बात हमें यहाँ पर यह समझनी है, सबसे पहली बात कि ये स्किन कैंसर कराता है, स्किन कैंसर। दूसरी बात, यूवी रेज जो है कहीं ना कहीं एक बीमारी होती है आंखों की जिसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं, उसमें भी यूवी रेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। थर्ड, इसके बाद हमें जानना है कि एक होता है सनबर्न, सनबर्न यानी एक तरीके से स्किन का जलना, वो भी यूवी रेज की वजह से होता है। फोर्थ है हमारा दैट इज डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज, वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी यूवी रेज की वजह से होता है, ठीक है। फिफ्थ हमारा जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है रिड्यूस इम्यूनिटी, यानी ये इम्यूनिटी को भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो हमें यहाँ पे यूवी रेस के कई सारे हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिले, जैसे स्किन कैंसर हो गया, कैटरैक्ट हो गया, या सनबर्न हो गया, या डीएनए का डैमेज होना, या फिर इम्यूनिटी का रिड्यूस करना। ये सारे इफेक्ट यूवी रेस के ही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या जाना, देखिए हम अगर एक छोटा सा रिवीजन लेने की कोशिश करें तो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी कि यूवी ओजोन थी क्या, ओजोन बनी कैसे। हमने एक पर्टिकुलरली एक डायग्राम से भी समझा और हमने इसकी रिएक्शन भी खुद करके देखी। फिर हमने ये जाना कि ओजोन डिप्लीट कैसे हो रही है, क्या क्या रीजन उसके हैं, और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का देखा कि किस तरीके से, देखिए एक तरीके का मैकेनिज्म है ये, मैकेनिज्म कि किस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। फिर दूसरी गैस थी मिथाइल ब्रोमाइड एंड थर्ड था हमारा हेलोन्स। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि यूवी रेज के हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब भी कोई इतना नुकसान होता है और हमें पता है कि ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, प्रोटेक्शन। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कई सारे प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं। एक प्रोटोकॉल था हमारा जो 1987 में आया था, जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कि हमें ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाना है। ये प्रोटोकॉल, ये बात कही गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इसमें कहा गया कि एक जो गैस है जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हमें बैन करना है। ये बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोली गई थी। इसके बाद एक और प्रोटोकॉल हमारा साइन हुआ जो 1997 में हुआ, उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल हमारा साइन हुआ जापान में, ये जापान में हमारा साइन हुआ था। और इसमें भी ये बात बोली गई थी कि हम अपनी ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक कन्वेंशन और हुई थी, एक कन्वेंशन आप पढ़ सकते हो जिसका नाम है वीना कन्वेंशन, वीना कन्वेंशन। अब ये वीना कन्वेंशन क्या है, देखिए वीना कन्वेंशन में भी यही बात बोली गई थी कि हमें ओजोन को डिप्लीट होने से प्रोटेक्ट करना है। ये बात हमारी वीना कन्वेंशन में बोली गई थी। तो हमने तीन कन्वेंशन को पढ़ा, एक हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक हमारा क्योटो प्रोटोकॉल, एक हमारा वीना कन्वेंशन, ठीक है। और इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है दैट इज क्या, ओजोन का एक पूरा टॉपिक। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है जो थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे भी हमें जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना है। देखिए अब हमें थोड़ा समझना है सीवेज के ट्रीटमेंट के बारे में, राइट, कि सीवेज का ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं गार्बेज के बारे में, तो गार्बेज में हमें एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी, हमें दो तरीके के वेस्ट देखने को मिलते हैं।
एक होता है डिग्रेडेबल वेस्ट यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एक होता है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये बायो और नॉन बायो का मतलब क्या है, देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो आगे जाके डिकम्पोज हो सकते हैं, जो आगे जाके ब्रोकन डाउन हो सकते हैं, ब्रोकन डाउन हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम वेजिटेबल वेस्ट बोल सकते हैं, वेजिटेबल वेजिटेबल वेस्ट जो आगे जाके जिसे हम तोड़ सकते हैं यानी डिकम्पोज कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो आगे जाके ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, नॉट एबल टू ब्रेक डाउन, नॉट एबल टू ब्रेक डाउन, हम आगे जाके तोड़ नहीं सकते। एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं प्लास्टिक का बैग। आप प्लास्टिक को आज भी देख लीजिए और 1000 साल बाद भी देखना, वैसे का वैसा ही प्लास्टिक का जो उसका प्लास्टिक है वो वैसा ही रहता है, क्योंकि उसे हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, राइट, उसे हम तोड़ नहीं सकते। यही बात यहाँ पर हमारी बोली गई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए होता क्या है, अगर कोई हमारा वेस्ट है तो हमें उस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, उसे हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा, राइट, यूटिलाइज। चाहे नो मैटर कि वो बायोडिग्रेडेबल हो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, लेकिन हमें उसे यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। और इसके कई सारे मेथड हमें देखने को मिलते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम पहला तरीका होता है हमारा, दैट इज द फर्स्ट तरीका हमारा ओपन डंपिंग। मतलब क्या है, ये एक तरीका मेथड होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारे टाउन में एक खाली जगह होती है हम वहां पे वेस्ट को जाके डाल देते हैं। वेस्ट को हमने जाके क्या करा, वहां डाल दिया, और वहां पे हमने उसे क्या करते रहे, हम धीरे धीरे उसे एक्यूमुलेट करते रहे, यानी हम उसका लगातार उसे वहीं पे ही डालते रहे और वहां पे उसे इकट्ठा करते गए। हम कहते हैं क्या, दैट इज ओपन डंपिंग। सेकंड जो तरीका है वो है हमारा लैंडफिल का, यानी सपोज करो एक बहुत बड़ा गड्ढा है, हमने गड्ढा खोदा और हमने उसमें सारा वेस्ट डाल दिया इस तरीके से, ठीक है, और उसके ऊपर हमने बुलडोजर को चलवा दिया, तो अब उससे क्या होगा, सारा का सारा वेस्ट हमारा एक जमीन के अंदर जाके बैठ गया इस तरीके से। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका होता है, हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। सपोज करो, याद रखना कंपोस्ट हमेशा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था, ये हम इसे ब्रोकन डाउन इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो आपके घर में वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के छिलके हैं, वेजिटेबल्स, हमने क्या करा, उसे हमने एक पॉट में डाला और हमने उसके ऊपर सॉइल डाल के कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब आप उसे आके देखोगे तो ये जो वेजिटेबल वेस्ट था ये भी क्या बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। तो कंपोस्ट बना सकते हैं हम, ये हमारा तीसरा तरीका है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट, हम कैसे इसे जो है वेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं, फोर्थ है हम इसे रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी हम इसे दोबारा से, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, हम इसे दोबारा से ब्रोक डाउन करके इससे हम एक तरीके से हम इसे दोबारा नेचर में ही पहुंचा सकते हैं जहां से ये आया है। सपोज करो वेजिटेबल के छिलके थे, हमने उसे सॉइल बना लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उसे रिसाइकिल कर दिया, राइट, कि जो वेजिटेबल थे हमने उसे सॉइल बना लिया, तो हमने उसे एक तरीके से रिसाइकिल करने की कोशिश करी है, राइट। और फिफ्थ और लास्ट है इसका, दैट इज रीयूज। रीयूज, रीयूज क्या होता है कि हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम एक ही आइटम को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन यूज, हम बार बार उसे क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम रीयूज बोलते हैं। तो हमने ये जाना कि हम गार्बेज को या हम अपने वेस्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला ओपन डंपिंग था, दूसरा लैंडफिल था, तीसरा कंपोस्ट था कि हम कैसे कंपोस्ट से कर सकते हैं, फोर्थ हमारा था कि हम रिसाइकिल कर सकते हैं, और फिफ्थ हमारा था हम उसे रीयूज कर सकते हैं। तो हमने इस यहाँ तक अपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर में आपको कोई डाउट भी नहीं बैठा होगा। हमने हर तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। अगर हमने जान लिया है इस चैप्टर में हर एक चीज को, और जहां जहां से क्वेश्चन हम बन सकते हैं वो चीज भी हमने यहाँ पर जानी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वन शॉट के साथ। जब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।